हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि ट्राइंगल लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अभी इस लेक्चर में हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। और अगर मैं कहूँ कि ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सर आप तो हर पॉइंट पर बोल रहे हो इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा, ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे यूज हो जाएगा फिजिक्स में बता नहीं सकते, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पर। तीन लॉ होते थे हमारे पास, ट्राइंगल लॉ होता था, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कब यूज होता है ये आपको मैंने बताया था। दो वेक्टर्स अगर है और उनका रिजल्टेंट आपको निकालना है तो तब आपका यूज होता है ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। और अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है तो पॉलीगॉन लॉ यूज होता था। वैसे बहुत ज्यादा डेप्थ में दिया नहीं बुक्स में, बट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था अच्छे से, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने पॉलीगॉन लॉ पर और आपको पॉलीगॉन लॉ क्लियर कर लिया था मैंने। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं, हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि होने वाला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या होता है। पैरेललोग्राम आप सबने सुना होगा, पैरेललोग्राम आप सबको पता भी होगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। सबसे पहले याद रखना, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज मतलब उसके सारे ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वही ट्राइंगल लॉ वाले दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है मेरे पास पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर मेरे पास एक क्यू वेक्टर है। अभी इन्हीं दो वेक्टर्स को यूज करके मैंने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, इन्हीं दो वेक्टर्स को यूज करके मैं पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ूंगा। ध्यान देना, भी ठीक से सुनना क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है, सर फिर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ट्राइंगल लॉ जो था, पहला वेक्टर एज इट इज ड्रॉ करते थे, दूसरा वेक्टर उसके हेड से ड्रॉ किया जाता था। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पहला वेक्टर एज इट इज ड्रॉ कर लो और दूसरा वेक्टर उसके टेल से ड्रॉ करो। मतलब एक चीज होता है, वेक्टर के टाइप्स बुक में नहीं दिया, बट एक टाइप होता है वेक्टर का को इनिशियल वेक्टर्स। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब क्या, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या मैच होना चाहिए, टेल टेल मैच होना चाहिए, पूछ पूछ मैच होनी चाहिए, तो उन्हें हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, उस केस में को इनिशियल वेक्टर्स रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो वेक्टर्स है, मैं पी वेक्टर जो है ना उसको एज इट इज रख रहा हूं, मैं मिटा दिया हूं यार गलती से। ठीक है, पी वेक्टर मैंने एज इट इज रखा है, देन क्यू वेक्टर इस तरीके से था ना, तो क्यू वेक्टर को उठाकर अगर आप एज इट इज उठाकर इधर प्लेस करोगे तो ट्राइंगल लॉ बनेगा। बट हमें ट्राइंगल लॉ नहीं बनाना है, हमें बनाना है पैरेललोग्राम लॉ। तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा क्यू वेक्टर को, जो कि ये रहेगा पी वेक्टर क्यू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को मैं कह रहा हूं थीटा। क्या कह रहा हूं, थीटा कह रहा हूं। चलो ठीक है, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड, वेक्टर्स का शिफ्टिंग अलाउड है। ठीक है, चलो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड। शिफ्टिंग मतलब क्या, इस वेक्टर को मैंने उठाकर यहां रखा ना, बस वही शिफ्टिंग होता है, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन है उसमें। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मैंने पी वेक्टर ऐसे बनाया था, पी वेक्टर को इधर ऊपर बना लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, मैंने डायरेक्शन वही रखा है। देन क्यू वेक्टर को भी शिफ्ट कर दो, तो ये मैंने क्यू वेक्टर बना दिया, तो इसको आप पी वेक्टर भी कह सकते हो और इसको आप क्यू वेक्टर भी कह सकते हो। ये कौन से शेप जैसा दिख रहा है आपको, अभी ये वाला मैं चीज मिटा देता हूँ, ये हो गया हमारा काम। ये कौन से शेप जैसा दिख रहा है आपको, यस ऑब्वियसली आपको पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, करेक्ट है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ये हो गया। देन यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे दिए जाते हैं, ओ जो बुक्स में नाम है वही नाम देंगे हम लोग। इसे नाम दे दिया है ए और इसे नाम दे दिया है बी और इधर एक नाम दे दिया गया है सी। अभी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये कंस्ट्रक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है और ये ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर एक और पॉइंट होगा जिस पॉइंट को नाम दिया जाएगा डी। अभी देखिए, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा वो बताइए मुझे, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा जल्दी से बताइए। यस, कोई भी दो वेक्टर अगर है, कोई इनिशियली आप ड्रॉ कर रहे हो
तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में रहता है, ठीक है। तो मान लो इनका रिजल्टेंट बीच में, ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट कौन देता था, पहला साइड एज इट इज, दूसरा साइड उसके हेड से, और तीसरा साइड ज्वाइन करते थे इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, वो आपको रिजल्टेंट देता था। पैरेललोग्राम लॉ में पहला वेक्टर एज इट इज, दूसरा वेक्टर उसके टेल से, उन दोनों के बीच में जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो आपको रिजल्टेंट देगा, विच इज दिस डायगोनल। और ये हुआ हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हो, पी क्यू लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है, ए भी नहीं लिखा है ना, ओके। तो इसे आप लोग लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का। ये चीज़ क्लियर हो गई है। पी एंड क्यू के बीच का एंगल कितना है, थीटा। लेकिन आर और पी के बीच का एंगल में अल्फा बोल देता हूँ, और आर और क्यू के बीच का एंगल में बीटा बोल देता हूँ। तो हमारे पास अभी तीन एंगल हो चुके हैं। एक एंगल थीटा है जो कि किसके बीच में है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इधर लिख देता हूँ। एक अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल किसके बीच में है, रिजल्टेंट वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में। और एक बीटा एंगल है, बीटा एंगल किसके बीच में है, बीटा एंगल है क्यू वेक्टर एंड रिजल्टेंट के बीच में। चलो, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन ये हुआ कंस्ट्रक्शन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के लिए। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए थे, ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेल्स एट द सेम पॉइंट, वही मैं बता रहा था, आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। बस वही जो मैंने आपको इतनी देर एक्सप्लेन किया, उसी चीज को उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसके डेरिवेशन पार्ट की ओर। डेरिवेशन पार्ट में हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, डेरिवेशन पार्ट में हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट आर। आर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पी और क्यू का। देन दूसरा चीज एंगल अल्फा, अल्फा मतलब क्या, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर। देख सकते हो यहाँ पे एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर, उसे हम लोग ने कह दिया है अल्फा, वो फाइंड करना है। चलो तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर है ना, ये डायग्राम को मैं इधर बना लेता हूँ फिर से, ताकि हमें यहाँ पे इजीली यूज हो जाए वो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास एक ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल OCD, OCD मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, OCD राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये देखो डेरिवेशन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको फील आना चाहिए चीज़ों का कि हम लोग पढ़ क्या रहे और कैसे आए हैं ये फॉर्मूलाज, ठीक है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल OCD में हाइपोटेनियस मतलब OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा CD स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर वैसे ही रखो, प्लस ध्यान दीजिएगा ये जो OD है ना, OD को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, OD को ब्रेक कर सकता हूँ मैं OA प्लस AD में। सेगमेंट्स ब्रेक किए होंगे आपने स्कूल में, और जब इसे एक्सपांड किया जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। देन इसे दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। देन हमारे पास और एक ट्राइंगल है बेटा, कौन सा ट्राइंगल है सर, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ACD। ACD ट्राइंगल को गौर से देखिए, प्यार से देखिए ज़रा, जैसे आप बाकी चीज़ों को देखते हो वैसे ही ACD ट्राइंगल के पास देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो इधर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अरे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर तो कहीं तो दिखा सर हमें, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखो या AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। सर इसे क्यों इक्वेशन नंबर देने लगा रहे हो, कुछ है क्या? यस देखिए, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसके जगह क्या पुट कर दो बेटा, AC स्क्वायर पुट कर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा फिर, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, CD है ना, हाँ CD स्क्वायर और AD स्क्वायर की जगह पे तो
AC स्क्वायर आने वाला है। तो अभी क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट लिख लो। बाकी क्या बचा है, OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर और CD स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख लेंगे AC स्क्वायर। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी यार यहाँ पे ध्यान देना, इस डायग्राम से मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक से ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम से मैं बता सकता हूँ OC मतलब क्या है, OC देखिए ना, OC मतलब ही तो रिजल्टेंट है। देन OA मतलब क्या है, मेरा P वेक्टर है। OA मतलब मैं P बोल देता हूँ, हाँ सर चलेगा। देन AC पे ध्यान दीजिएगा, AC मतलब मैं क्या बोल दूँ, AC मतलब मैं Q वेक्टर बोल देता हूँ मेरा। बात किसकी बची है, बस बात बची है अभी AD की। बस AD के लिए कोई चीज आ जाए तो बात बन जाएगी यार। अभी सबसे पहली बात तो ये Q वेक्टर है और ये भी Q वेक्टर है। हॉरिजॉन्टल के साथ Q का एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। कौन से थ्योरम से, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। चलो तो इसे इक्वेशन नंबर 3 देकर छोड़ दीजिएगा। हम ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे बट AD आने के बाद। देखो इन ट्राइंगल, सर और कितने ट्राइंगल, वही ट्राइंगल बेटा, वही ट्राइंगल मतलब कौन सा, ADC ट्राइंगल की बात चल रही है। ACD या ADC कुछ भी बोलो, उसी ट्राइंगल में अगर मुझे AD चाहिए तो मुझे बताओ बेटा, AC तो हाइपोटेनियस है, साइन थीटा यूज करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं चलेगा। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ चल जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, कॉस थीटा हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय AC। हाँ सर, सर AD मिल गया सर, AD कितना मिला, AD मिला AC इंटू कॉस थीटा। AC कितना है, AC है Q, तो हमें AD मिल चुका है। AD का वैल्यू आप रख दोगे Q इंटू कॉस थीटा, बात खत्म। आपको AD भी मिल गया है, AC भी पता है, OA भी पता है, OC भी पता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट करो सारी चीजें। फॉर्मूला आ चुका है पैरेललोग्राम लॉ का। OC मतलब कितना, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA मतलब कितना, P स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA मतलब P इंटू AD मतलब कितना आया, Q cos थीटा इंटू AC मतलब कितना है, Q स्क्वायर। बस बात खत्म। ये आपको इधर स्क्वायर है तो इधर रूट दे दो। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, पहले लिख दिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा बुक्स में। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसको इतने स्टार क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिएगा इसका इंपॉर्टेंस आप। डेरिवेशन ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो तो मिल गया आपको। देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा और क्या सर, और हमें फाइंड करना है बेटा बीटा। हाँ सर कर लेंगे सर फाइंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क थोड़ी ना है अल्फा बीटा फाइंड करना। यस डिफिकल्ट टास्क नहीं है बट पहले अल्फा फाइंड कर ले, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा ज़्यादा। देखो फॉर अल्फा फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटा, ये छोटा वाला ट्राइंगल OCD लेना पड़ेगा। छोटा नहीं है वैसे तो, बड़ा ही है ट्राइंगल OCD। tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा CD डिवाइडेड बाय OD। अभी सर tan अल्फा ही क्यों लेना है हमें, tan अल्फा इसलिए लेना है क्योंकि हमें CD और OD के टर्म्स में निकालना है उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय AD। ओके सर चलो CD डिवाइडेड बाय AD नहीं सॉरी OD हो जाएगा यहाँ पे। चलो मुझे बताओ बेटा CD को कितना लिखा करते थे हम लोग, देखो ना यहाँ पे CD को कितना लिखा करते थे हम लोग, CD को नहीं लिखा करते थे तो CD निकाल सकते हैं हम लोग। देखो जहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल यूज किया है ना, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय AC, CD बाय AC। तो CD कितना हो जाएगा इसी ट्राइंगल में, AC इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ भाई AC कितना है, AC Q है तो CD क्या हो गया, Q साइन थीटा हो गया। ये याद रखिएगा, ये हमने इधर यूज किया था, ये आगे यूज कर रहे हैं। CD के जगह Q साइन थीटा, CD के जगह पुट कर दो Q साइन थीटा। देन OD को क्या करेंगे सर,
ओडी को ब्रेक करेंगे ओए और एडी में, ओडी को ब्रेक करेंगे ओए प्लस एडी में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। और इधर आ जाएगा आपका क्या, tan अल्फा। देन ध्यान दीजिए रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए, इसीलिए tan अल्फा लिया गया है। क्यू साइन थीटा वैसे ही रहेगा, पीछे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए बेटा। ओए कितना है, ओए ओए मतलब पी है, और एडी, एडी तो अभी निकाल चुके हैं सर, एडी मतलब क्यू कॉस थीटा होता है, तो एडी मतलब क्यू कॉस थीटा हो गया। यार मुझे बताओ बेटा अभी, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बात खत्म। देखो बुक में आपको ये सेम फॉर्मूला मिलेगा, कहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। पेज नंबर 20 पे मिलेगा बेटा। कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 20 पे मिलेगा। देन मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बेटा, चलो। सिमिलरली आप बीटा के लिए भी डेरिवेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर, बेटा आपको बस हिंट देता हूं, सिलेबस में नहीं है फिर भी। इसको जैसे इधर एक्सटेंड किया था ना, बीटा के लिए इसको इधर एक्सटेंड कर देना है, ऐसे इधर, ठीक है। ये वाला ऐसे बना लेना, फिर इधर वाला एक्सटेंड करके ये वाला एंगल बना लेना इधर, तो आपका बीटा भी आ जाएगा, सेम प्रोसेस से आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से आएगा तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेम ट्रिक बता देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा वैसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। सर बाकी चीजें, क्यू के जगह पी लिख दो, पी के जगह क्यू लिख दो, बात खत्म। क्यू के जगह पी लिख दो और पी के जगह क्यू लिख दो, ये होता है आपका tan बीटा का फॉर्मूला। चलो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई है बेटा, कोई डाउट नहीं आपको इस चीज में। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और हर चैप्टर में यूज आएगा, आपको आगे पता चल जाएगा। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। अरे वाह, क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए बेटा। डायरेक्शंस बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार ईस्ट और वेस्ट में इधर उधर। भाई ये करेक्ट डायग्राम है, 1001%, 101%, 1001%, जो चाहिए वो लिखा ले लो, लिखा कर लो, ये डायग्राम सही होता है, गूगल करके देख लेना, ठीक है। चलो, वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 km/h इन ईस्टर्ली डायरेक्शन। ईस्टर्ली मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पानी इधर फ्लो हो रहा है आपका 5 km/h से, ठीक है सर, चलेगा। इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन रिलेटिव टू द शोर। शोर मतलब क्या, जो बैंक्स होते हैं ना रिवर वगैरह के, उसके विद रिलेटिव। स्पीड ऑफ द बोट इज रिलेटिव विद स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी के कंपैरिजन में बोट का स्पीड है 20 km/h, ठीक है। इफ द बोट एंटर स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, बोट नॉर्थ में जा रहा है, मतलब बोट इधर जा रहा है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है बोट, 20 km/h से, समझ में आया। देन विथ व्हाट वेलोसिटी द बोट एक्चुअली ट्रेवल, बोट कितने वेलोसिटी से एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है। ये तो एग्जाम्पल हो गया सर, हाँ एग्जाम्पल हुआ है, इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे क्या। देखो इस डायग्राम को इजी वे में कैसे बनाया जा सकता है, इस डायग्राम को बनाया जा सकता है ऐसे, ये हुआ आपका 20 km/h, ठीक है, एंड देन ये आपका हो गया 5 km/h। सर कैसे, वही चीज निकाली है मैंने, बस वेक्टर शिफ्ट किए, को इनिशियल बना दिया। क्यों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को इनिशियल के लिए ही एप्लीकेबल था, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। इसे P वेक्टर कह दो, इसे Q वेक्टर कह दो, और 90 डिग्री मतलब P और Q के बीच का एंगल हो जाता है बेटा, ये आपको पता है ना। चलो तो फॉर्मूला पर आते हैं, बुक में डायरेक्ट दिया है बट हम फॉर्मूला से जाएंगे। अंडर रूट p² + q² + 2pq cos थीटा। अभी मुझे बताओ बेटा, आपको सिंपल लॉजिक है, अगर आप रिवर इधर फ्लो हो रहा है, बोट इधर फ्लो हो रहा है, तो रिवर उसको थोड़ा टेढ़ा लेके जाएगा ना, थोड़ा टेढ़ा लेके जाएगा, तो ये किधर जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये रिवर का डायरेक्शन हो गया ट्रैवल करने का, बराबर है। तो कितना डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो देखो यार r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में p कितना है मेरा 5, सो इट विल बी 5² प्लस q कितना है 20² प्लस 2 × 5 × 20 इंटू cos 90 डिग्री।
मेरे भाई cos 90 कितना होता है सर? cos 90 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर? बस अंदर बचेगा बस अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। भाई 5 स्क्वायर 25 और 20 स्क्वायर 400, तो ये आपका रूट में कितना मिला? रूट में मिला 425। चेक कर लो, बुक में भी आपको आंसर मिलेगा 425। अभी इसका आप लॉग टेबल में अगर वैल्यू देखोगे तो लॉग टेबल में इसका आंसर मिलेगा 20.61 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ आपका पता है? ये हो गया आपका बोट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअली ट्रैवल, जो एक्चुअली ट्रैवल करेगा वो वेलोसिटी पूछा था ना, तो बस ये वही वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया ये चीज़? बुक में डायरेक्शन भी निकाल के दिया है, हम भी निकाल सकते हैं। हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला है, एज इट इज फॉर्मूला में पी क्यू और थीटा के वैल्यू पुट कर दो, हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं। चलो, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, जिसे हमने कहा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ध्यान रखिएगा, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए आगे वाले पार्ट्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे हो, हर लेक्चर में बताना पड़ रहा है यार, फटाक से शेयर कर दो, लाइक करो वीडियो को देखते ही। आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स तो कमेंट करो, अच्छे लग रहे लेक्चर्स तो ठीक है। या अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, अगले लेक्चर्स में आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यही रुकता हूँ, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर। यस, ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। भले ही पैरेललोग्राम लॉ हर चैप्टर में काम ना आए, बट भाई मेरे भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हर चैप्टर में काम आने वाला है, देख लेना। नहीं आया तो मुझे बता देना। तो चलो, हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।